गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पोल प्लस टू क्लास पोल साइंस का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एरा। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूंगा। जैसा कि आप +1 में आप इसके बारे में पोल साइंस में आपने पढ़ा होगा, कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, या फिर आपने आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, डीएसपीपी पढ़े होंगे, आपने जुडिशरी के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन आप इस बुक में या फिर +2 की किसी भी पोल साइंस की बुक में आप आर्टिकल्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे। इसमें आपको बस एक हिस्ट्री की टाइप, आपको यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह इसमें बताई जाएगी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हिस्ट्री वगैरह बताई जाएगी, और इसको आपको बस लर्न करना है। आप इसमें कोई आर्टिकल्स वगैरह नहीं है। तो आपको मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होगा मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स से क्या अंडरस्टैंड है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड की पॉलिटिक्स हम जो कहते हैं ना, तो वो कोल्ड वॉर एरा के बाद से शुरू होती है, जो कि 1992 के 92 के बाद है। लेकिन अगर वो कोल्ड वॉर के बाद शुरू हो रही है तो आपके मन में ये सवाल आएगा तो कि हम कोल्ड वॉर चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये कोल्ड वॉर चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो जो इशू हैंडल हो रहे हैं या फिर जो जो चीज़ हैपन हो रही है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें कोल्ड वॉर एरा को समझना होगा। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग वे से समझेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर देंगे। अगर वीडियो पे नए हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरव्यू में, द चैप्टर प्रोवाइड अ बैकड्रॉप टू द एंटायर बुक। इसने कहा हुआ है कि यहाँ पे चैप्टर जो है पूरे एंटायर बुक का प्रोवाइड करता है बैकड्रॉप कि पहले क्या हुआ। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एरा इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कहता है कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या फिर कंटेम्प्रेरी एरा ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स शुरू हो गया। ठीक है। ये कहता है इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएट दैट वी बिगेन द स्टोरी विद द डिस्कशन ऑफ कोल्ड वॉर। कहता है इसलिए हमें कोल्ड वॉर के बारे में जानना जरूरी है। द चैप्टर शोज हाउ द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, वाज सेंट्रल टू द कोल्ड वॉर। इट ट्रैक द वेरियस एरियाज ऑफ कोल्ड वॉर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कहता ये कहता कि कोल्ड वॉर क्या क्या थी और क्या नहीं थी, ये सब बताते हैं क्या था। लेकिन आपको बस ये समझना चाहिए कि हम कोल्ड वॉर पहले पढ़ क्यों रहे हैं। ये आपको मैं अभी बताता हूँ कि कोल्ड वॉर है क्या, लेकिन आपको ओवरव्यू में समझ में आना चाहिए। और कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर ही क्यों कहते हैं, इसके लिए हम पूरा रीज़न जाएंगे। पहले हिस्ट्री में जाएंगे। थोड़ा हिस्ट्री आप इंटरेस्टिंग वे से समझेंगे, वैसे आपको बोरिंग लगती होगी, आज आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से समझाया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप नोट्स में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से आपको समझने के लिए पहले थोड़ा बैक जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर सेकंड पे। वर्ल्ड वॉर सेकंड की टाइमलाइन थी 1939 टू 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में, जिसमें एलाइड पावर जीत गई। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ ऐसा कि दो सुपर पावर सत्ता में आ गई। दो सुपर पावर सत्ता में आ गई, यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और यूएसए। तो यूएसए और यूएस जैसे कि कहते हैं एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़ थी कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। ठीक है। तो ये कोल्ड वॉर के जरिए थे। लेकिन आपको मैं एक बार फन फैक्ट बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के, वो इम्पोर्टेंट रिलेटेड, कि वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड कैसे हुई जब यूएसए ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया इन अगस्त 1945। तो जैसे ही 1945 में अगस्त 1945 में यूएसए ने इन दोनों पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया, वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हो गई। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर टू सुपर पावर बन के आई, जिनका पूरे वर्ल्ड पे पावर रही थी। उनका नाम था यूएसए और यूएसएसआर। तो अब हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर थी क्या। अब यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विच टू सुपर पावर सोवियत यूनियन एंड यूएसए वर फाइटिंग टू ईच अदर। कहते हैं कि कोल्ड वॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्यों, जिसमें दो सुपर पावर यूएसए एंड सोवियत यूनियन एक दूसरे से लड़ रहे थे। द रीजन वाई इट इज कॉल्ड
कोल्ड वॉर इज बिकॉज दैट इट नेवर टर्न इनटू एक्चुअल वॉर। कहते हैं कि इसका एक्चुअल वॉर में कभी टर्न ही नहीं हुई। मैं आपको समझाता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो मतलब है क्या। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि ये कभी एक्चुअल वॉर नहीं हुई, जैसे वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर टू की तरह ये वॉर नहीं हुई। ये एज अ कॉम्पिटिशन चलती रही। एज अ कॉम्पिटिशन मतलब ये कभी आर्म रेस करते, कभी न्यूक्लियर वेपन ट्राई करते, या फिर कभी कंपटीशन लेवल पे अपनी इकोनॉमिक इनकी ज़्यादा अमीर है ये दिखा के अपना कंपटीशन के हिसाब से तय करते कि मैं जीता हूँ या मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। इन्होंने कभी एक्चुअल में वॉर में पार्ट नहीं लिया। लेकिन कुछ अरीनास थे जहाँ पे एकदम ये लड़ाई झड़प होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या कि द रीजन वाई इट इज कोल्ड कोल्ड वॉर इज डेट बिकॉज इट नेवर टर्न इनटू एक्चुअल वॉर। मतलब कि कभी एक्चुअल वॉर जैसे वर्ल्ड वॉर जैसी वॉर में कभी टर्न हुआ ही नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो वर्ल्ड था वो एक और वर्ल्ड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए इन्होंने कोल्ड वॉर दे दी, क्योंकि ये कंपटीशन ऐसे कंपटीशन चलाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कोल्ड वॉर नाम दिया। इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन बोथ द सुपर पावर दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर टू शो दैट one is more powerful than the other by comparing each other's military power, nuclear power and economic level। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक तरह से कंपटीशन लेवल में पावरफुल, एक दूसरे को पावरफुल, एक को दूसरे से बड़ा दिखाने के लिए, खुद को पावरफुल प्रूव करने के लिए खुद को पर ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करते थे, जैसे कंपटीशन में इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर, इन सब से। द न्यू अब यहाँ पर रीजन बताया गया कि ये कभी एक्चुअल वॉर में क्यों नहीं टर्न हुई। द रीजन वाई इट इज नेवर टर्न इनटू एक्चुअल वॉर इज दैट द वर्ल्ड हैड सीन टू वर्ल्ड वॉर्स। इन वर्ल्ड ने दो वर्ल्ड वॉर देख ली, एंड जब वर्ल्ड था वो तीसरी को अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर तीसरी होती तो पूरा दुनिया ही नहीं रहती, सब गरीब हो जाते, कोई वो नहीं रहता, और अगर कोई जीतता तो भी कोई जीत की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इतना उसके पास कुछ होता नहीं। तो बट द लेवल ऑफ टेंशन वॉज हाई एट सम पीक इट विल टर्न। लेकिन कई बारी जैसे कई छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं ना, छोटे मोटे एरियाज पे, जैसे इन्होंने युद्ध लड़े छोटे मोटे, जैसे आर्मीज में छोटे 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 बॉर्डर पे डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो वहां पे इनको लगा था कि वहां पे इनकी थर्ड वर्ल्ड वॉर में टर्न हो जाएगी, लेकिन कभी हुई नहीं, लेकिन डर था। तो अब मैं आपको इसकी टाइमलाइन बता देता हूँ। कोल्ड वॉर की टाइमलाइन 1945 से लेके 1991 तक रही, और जिसको यूएसए ने जीता। यूएसए ने कैसे जीता वो सेकंड चैप्टर में पता चलेगा कि कैसे यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था। इसमें हम कोल्ड वॉर के बारे में पता चलेगा कि कोल्ड वॉर थी क्या। तो कोल्ड वॉर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक क्विक रिवीजन लेते हैं। कोल्ड वॉर क्या थी? एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसका रीज़न जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। रीज़न एक दूसरे को बड़ा और ऊंचा नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन कभी एक्चुअल वॉर में हुई नहीं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। थर्ड वर्ल्ड वॉर अफोर्ड ना करने की वजह से ये एक्चुअल वॉर नहीं, एज अ कंपटीशन चलती रही। ठीक है, और टाइम लाइन 1945 से 1991 में रही। विंड बाय यूएसए, यूएसए आराम से इसने जीत लिया। अब हम आते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे। जैसा कि मैंने बताया कि छोटे मोटे एरियाज थे जहाँ पे ये एक्चुअल वॉर में टर्न हो जाती है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी एक वैसा ही अरीना है जहाँ पे ये एक्चुअल वॉर में टर्न होने वाली थी पर हुई नहीं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या है, ये एक घटना बताता है कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर का डिस्प्यूट एक वर्ल्ड वॉर के लेवल तक की डिस्प्यूट को बताता है कि जाने वाला था लेकिन गया नहीं। तो पढ़ते हैं। इन अप्रैल 1961 द लीडर ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर की फुल फॉर्म है, अगर आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल इन क्यूबा। कहते कि जो ये क्यूबा की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो यूएसए के बहुत पास पड़ता है। तो यूएसए के पास पड़ने की वजह से क्या था कि यूएसएसआर को डर लग रहा था कि कहीं वो उस पर हमला ना कर दे और वहां पे अपना रूल ना जमा दे। ठीक है, तो इस पे अपना रूल ना जमा दे, इसलिए उसको डर लग रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्यूबा और क्यूबा पे अपना मिलिट्री बेस बना दिया। मिलिट्री बेस बनाने का क्या मतलब है, फिर वो वहाँ पे हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन रीज़न क्या था, उनको क्यूबा से ही क्यों इतना मतलब था, ये रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि क्यूबा उनका एक दोस्त, क्यूबा एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, मतलब एक वहाँ पे राजा रजवाड़ा जैसा चलता था। तो उनको वहाँ का जो राजा था उनका अच्छा दोस्त था, वहाँ से उनके अच्छे अलायंस थे, वो आपस में हथियार वगैरह बदलते थे। यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प भी मिलती थी। तो उस टाइम पे जो निकिता खुश्चेव द लीडर ऑफ यूएसएसआर,
सोवियत यूनियन, ठीक है, निकिता खुश्रचेव, या नाम याद रख सकते हैं, अंडरलाइन किया हुआ अलग से, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। तो उन्होंने क्या किया, क्यूबा को अपना एक रशियन बेस बना लिया। रशियन बेस मतलब वहाँ पे मिलिट्री सेटअप कर दी अपनी यूएसएसआर ने, ठीक है। इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्यूबा यूएसए के बहुत करीब पड़ता है, तो इतने करीब यूएसए के पहली बार किसी ने न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करने की हिम्मत की थी। जैसे ही उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किए तो उसके यूएसए को उसके 3 हफ्ते बाद पता चल गया कि सोवियत यूनियन ने वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन वहाँ पे वो कर दिया, बेस बना दिया है, और अमेरिका को उनका पता चल गया। तो उस टाइम पे यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइज़र वर, उनको ये चाहिए था कि वो किसी भी हाल पे न्यूक्लियर वेपन को हटाएं, लेकिन वो वॉर नहीं चाहते थे। तो क्या कहते थे, हिज एडवाइज़र वर डेडिकेटेड टू एनीथिंग दैट माइट लेड टू द फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर। तो वो क्या कहते हैं कि वो कुछ भी करेंगे कि दो सुपर पावर के बीच में वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन उनकी ये वो थी कि उनको वहाँ से क्यूबा से हटाना ही हटाना है, अगर नहीं हटाया तो वो कर दिया। तो कैनेडी ने क्या किया, कैनेडी ने ऑर्डर किया अपने अमेरिकन वॉरशिप को टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग यूएसएसआर ऑफ अ सीरियसनेस। कहते कि कैनेडी ने ऑर्डर दिया कि कोई भी क्यूबा में वॉरशिप उनकी जा रही हो उसको हाईजैक करें और उनको यूएसएसआर को संदेश दें कि हम कितने सीरियस हैं कि ये वॉर वर्ल्ड वॉर तक रह जाती है, ठीक है। तो ये जितनी पूरी कहानी है कि कैसे उन्होंने वहाँ पे क्यूबा पे मिसाइल हटाए लगाए और यूएसए ने क्या एक्शन लिया, तो ये सब पूरा क्राइसिस हो गया जिसका नाम दिया हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब जी ये अरीना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का था ना, ये वन ऑफ द अरीना था जहाँ पे हाई पॉइंट ऑफ कि ये कोल्ड वॉर एकदम से वर्ल्ड वॉर में टर्न ना हो जाए, इसलिए पूरे वर्ल्ड को टेंशन थी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इंपॉर्टेंट है पेपर के मार्क्स में, अगर आप बुक में देखेंगे तो एक हाईलाइटेड एक पूरा टॉपिक है इसके लिए, पूरे 2 पेज में दिया हुआ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इजीली हमने समझ लिया। तो हम आते हैं अगले हमारे टॉपिक पे, द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ये 2 सुपर पावर्स थी ना, ये अपने उस समय पे जो पूरी अर्थ है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते थे। एक एक पार्ट होता था यूएसए की साइड, एक होता था यूएसएसआर की साइड कोल्ड वॉर के दौरान। तो उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे देश जो होते हैं उनको बोला कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपके साथ हम आपको पावर प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। तो ये सुन के छोटे छोटे जो देश थे उनके साथ मिल जाते थे, और जो उनको भी फायदा होता था, बड़े देशों को भी। तो ये वो अपना अलायंस बनाते थे एक दूसरे के खिलाफ। अब मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ कि इसमें इंडिया कहाँ था, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। तब तक के लिए आप इंडिया के बारे में एक बार नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, इस वक्त इंडिया की कोल्ड वॉर के दौरान क्या नीति थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द टू सुपर पावर वर की नॉन एज एक्सपेंडिंग देयर स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स। कहते कि वो अपना जो एरियाज था, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जो उनका, जैसे आज का चाइना है वो अपना एक्सपेंडिंग थ्योरी अपनाता है अपना एरिया बढ़ाने का, तो वो जो दो सुपर पावर थी वो भी अपना एरिया बढ़ाना चाहती थी। तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे जो कंट्रीज होती है जिनका खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने का वो नहीं होती, तो उनको कहते थे कि आप हमारे साथ जॉइन हो जाओ, हम आपको खाना देंगे, पानी देंगे, हम आपको रहने का सब सामान देंगे, आप हमारे साथ हो जाओ, आप अकेले क्या कर लोगे, आप हमारे साथ मिल जाओ, आप थोड़े बड़े पावर में आ जाओगे, ठीक है। तो इनको होता था, अ स्टेट वो सपोज टू रिमेन टाइड टू प्रोटेक्टिव सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सुपर पावर एट इट्स अलायंस। कहते कि अलायंस मतलब एक ग्रुप बनाते थे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनाते थे, ठीक है, कि अपना एक बड़ा ग्रुप होगा तो जो दूसरा ग्रुप होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा कि हमारा हम ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसी के बीच में मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है, बीच बीच में से क्वेश्चन आते रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कि जो स्मॉलर कंट्रीज थी वो बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ क्यों अलायंस बनाती, कि जो स्मॉलर कंट्रीज थी, ये रीजन है कि जैसे कि हम मान लो मैं स्मॉलर कंट्री हूँ, मैं अब बड़े कंट्रीज के साथ क्यों अलायंस बनाऊंगा, कुछ रीजन होंगे। तो जो स्मॉलर स्टेट थे वो अलायंस इसलिए बनाते थे सुपर पावर के साथ, वो अपने पर्पस के लिए बनाते थे, खुद के पर्सनल रीजन की वजह से।
क्योंकि दे गोट प्रोमिस दैट दे उनको वेपन्स मिलेंगे, इकोनॉमिक एड मिलेगा अगेंस्ट देयर लोकल राइवल, जो उनके छोटे छोटे देशों के उनके दुश्मन होंगे, उनके खिलाफ उनको हेल्प मिलेगी, उनके वो कहते कि हम आपके खिलाफ खड़े रहेंगे, इसलिए उनको वो खड़े होते थे। उनको एक तो फूड वगैरह सब मिल रहा है, खाने पीने का सब खर्चा वो उठा रहे हैं, तो अब वो बंदा जाएगा नहीं तो क्या करेगा, तो वो उनके साथ जुड़ जाते थे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं जैसे अलायंस सिस्टम क्या था। अलायंस सिस्टम लेड बाय द सुपर पावर्स, कहते कि जो अलायंस सिस्टम सुपर पावर्स ने लगाया, देयर फॉर देयर अटेंड टू एंटायर वर्ल्ड इनटू द सुपर, ये कहते कि इसमें जो लिखा हुआ है ये कहता है कि ये जो इन्होंने अलायंस सिस्टम बनाया ना, इसकी वजह से जो वर्ल्ड था दो ग्रुप्स में बट गया था, एक था यूएसए और यूएसएसआर। तो ये दो इसलिए इतना बड़ा इवेंट माना जाता है क्योंकि एक ऐसा इवेंट जो वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट सकता था, यूएसए और यूएसएसआर। या तो आप यूएसए के साथ जुड़े या आप यूएसएसआर के साथ जुड़े। जो कंट्रीज जिसके साथ जुड़ना चाहती थी वो उनकी मर्जी थी, और जो कंट्रीज थी वो उनको दूसरे के से प्रोटेक्ट करती थी। ठीक है। दिस डिस्कशन हैपन फर्स्ट इन यूरोप, कहते कि ये जो डिवीजन हुआ सबसे पहले यूरोप में हुआ, जब यूरोप का बंटवारा हो गया बर्लिन वॉल से। एक जो यूएसए की साइड गई वो वेस्टर्न यूरोप गया, और जो यूएसएसआर की साइड को गई वो ईस्टर्न यूरोप गया। बीच में बर्लिन वॉल लगा दी, और जो बाद में 1992 में टूट गई, जब कोल्ड वॉर टूट गई, कोल्ड वॉर एंड हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के बारे में। वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के बारे में पढ़ने का मतलब है कि हम पढ़ेंगे कि इनके अलायंस में है क्या, मतलब अलायंस का मतलब उनके जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। जैसे कि मान लो मैंने ग्रुप बनाया, तो मेरे ग्रुप में क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसका मैं कुछ अपने ग्रुप का नाम रखूंगा, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न अलायंस से आप समझ लीजिए यूएसए का, ईस्टर्न अलायंस से आप समझ लीजिए यूएसएसआर का। तो सबसे हम पहले हम वेस्टर्न अलायंस को समझेंगे। वेस्टर्न अलायंस पे हम नाटो पे जा रहे हैं। नाटो क्या था, नाटो की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पेपर वर्क था जिसको साइन करके आप यूएसए को ज्वाइन कर सकते थे ग्रुप ऑफ कंट्रीज में। तो नाटो इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मलाइज्ड बाय यूएसए ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न अलायंस। कहते कि जो ये नाटो था ये वेस्टर्न अलायंस का पेपर डॉक्यूमेंट टाइप था, जिसको साइन करके आप यूएसए को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कब बना, 1949 में बना। कहते कि इसका मेन मोटिव क्या था कि इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स, मतलब 12 कंट्रीज, मतलब आप अमेरिका का पार्ट हो तो आप एज स्टेट हो, लेकिन कंट्रीज हैं। इट वाज एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स which declared that arm attack on any one of them in Europe or the North America would be regarded as attack on all of them। मतलब क्या है, कहते कि अगर आपने उन 12 कंट्रीज में से जो यूएसए का पार्ट है, अगर एक पे भी हमला कर दिया तो हम पूरे यूएसए पे हमला मानेंगे और हम पूरे पे हमला कर देंगे। सेम था ईस्टर्न अलायंस के साथ, इन्होंने नाटो बनाया था। वेस्टर्न अलायंस ने अपना नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेम एकदम डिट्टो फोटोकॉपी मार के आप कह सकते हैं ईस्टर्न अलायंस बनाया, वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट नाम तो बहुत अच्छा है ना, वॉर्सो पैक्ट। तो ये वॉर्सो पैक्ट क्या था, ईस्टर्न अलायंस था जो 1955 में बना। एकदम बहुत ये ईस्ट नाटो जैसा ही है, बस ईस्टर्न अलायंस है, ईस्टर्न अलायंस है। ठीक है। तो इसके भी सेम प्रिंसिपल नाटोस जैसे ही हैं कि ये आपको जितनी भी कंट्रीज इसके यूएसएसआर के पार्ट हैं उनके अंदर अगर एक के पे हमला किया जाए तो हम सब पे हमला मानेंगे, और अगर सबको खाना वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो यही था। लेकिन ये नाटो जैसे अभी भी एग्जिस्ट करता है। वॉर्सो पैक्ट 1992 में जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ ये टूट गया। तो यूरोप यूरोप में भी ये नाटो, और यूरोपियन कंट्रीज में मैं आपको बता देता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज में नाटो और वॉर्सो पैक्ट दोनों चल रहे थे, फेमस थे बहुत ज़्यादा। अगर आप टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले नाटो आया 1949 में, और वॉर्सो पैक्ट बाद में आया 1955 में। तो आप देख सकते हैं किसका प्रभाव आगे पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किसको टूटना पड़ सकता है। लेकिन हम रीजन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों नाटो सरवाइव कर गया और वॉर्सो पैक्ट को टूटना पड़ गया, वो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। स्पॉइलर अलर्ट नहीं देना चाहूँगा। यह कुछ फुल फॉर्म्स मैंने डाली हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सियाटो, SEATO, जिसका जो स्टैंड करता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म्स एग्जाम में आ सकती हैं, आपको पढ़ने चाहिए। और जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बोला है, जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की ओर से।
आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने ये देख लिया कि छोटी कंट्रीज बड़ी कंट्रीज के साथ क्यों जुड़ना चाहती है। अब हम ये देखते हैं कि बड़ी कंट्रीज का क्या फायदा है कि वो छोटी कंट्रीज के साथ जुड़ेंगी। तो उनका सबसे पहले रीजन था कि जो उनको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते थे, जैसे कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होते थे, जैसे तेल हो गया, कोयल हो गया, वहाँ पे सोना माइंस वगैरह जो भी हैं, वो उनको नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से मिलता था। पहला उनका ये हो गया कि उनको नेचुरल रिसोर्सेज, छोटे देशों के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ से उनको वो मिल जाता था। दूसरा हो गया जो उनका लैंड मास है, जो उनका एरिया है, लैंड का एरिया वो एक्सपेंड हो रहा था। अब वो एक्सपेंड हो रहा था, तो जहाँ पे वो एक्सपेंड हो रहा था वो बॉर्डर के एरिया पे, वहाँ पे वो अपनी मिलिट्री पावर लगा सकते थे और वहाँ से वो अपने न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जहाँ पे उनको लोकेशन मिली है वहाँ पे वो लोकलों को अपना खबरी बना के वहाँ से वो बॉर्डर टपा के उनके दूसरे के ऊपर नज़र रख सकते हैं कि दूसरा क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और चौथा, जो मतलब जो उन छोटे छोटे देश थे उनके पास जो खुद खुद के उनके जो खजाने में इकोनॉमिक उनके पास जितने भी पैसे होंगे वो उनको देंगे और उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हेल्प उनको भी मिलेगा। ठीक है। तो ये आ गया अलायंस के, ये पूरा अलायंस वाला ही है। आप ये टू पावर ब्लॉक के अंदर आता है, इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक के अंदर, ये पूरा टू पावर ब्लॉक के अंडर आता है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि आपको एक पॉइंट याद रखना है, इंडिया कोल्ड वॉर के दौरान कहाँ था। इंडिया कोल्ड वॉर के दौरान कहाँ था, तो मैं बताता हूँ इंडिया कहाँ था। इंडिया नाम की प्लानिंग कर रहा था। इंडिया का क्या था आपको, जैसे कि आप पता हो एज ए इंडियन, 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। तो इतने सालों से 200 सालों तक ब्रिटिशर्स से रूल करने के बाद अब वो ये तो नहीं चाहते थे कि किसी और कोई उनके ऊपर रूल करे, यूएसए या यूएसएसआर। तो वो चाहते थे कि हम अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना हम यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना हम यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे, हम अलग ठीक हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है हम दोनों से व्यापार नहीं करेंगे, वो दोनों से ट्रेड करते थे लेकिन एक दूसरे को उनसे ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, वो अलग रहना चाहते थे। तो दोनों ने उनकी बात सुनी, समझी और कह दिया कि हाँ आप रहना चाहते हैं रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, नाम नाम के बारे में हम अब पढ़ते हैं। नाम क्या है, नाम की फुल फॉर्म क्या है, नाम इसको क्या कैसे कहिए और क्या इसकी हिस्ट्री है, तो पढ़ते हैं। नाम स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम की फुल फॉर्म है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है ग्रुप, मूवमेंट मतलब एक इन्होंने मोर्चा निकाला है, नॉन मतलब नहीं, अलाइनमेंट को ना ज्वाइन करना, हिंदी में जिसे कहते हैं गुट निष्पेक्षता। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बीइंग मतलब बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस, मतलब दोनों ग्रुप से अलग रहना, ना हम इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे ना हम इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, दोनों ग्रुप से अलग हैं। तो नाम कंट्रीज वर वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। फिर ये नाम कंट्रीज पॉपुलर थे क्यों, क्योंकि अगर इनका ऊपर किसी का थ्रेट हो रहा, मान लो नाम कंट्रीज को यूएस से डर लग रहा है तो वो यूएसएसआर के पास जा सकते थे, और अगर यूएसएसआर से डर लग रहा है तो वो यूएसए के पास जा सकते थे, तो उनके पास ऑप्शन होते थे, इसलिए वो पॉपुलर थे। द रीजन वाई नाम कंट्रीज वांटेड टू बी सेपरेटेड, इजी थे, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपनी इंडिपेंडेंस गेन की थी और वो दोबारा जैसे कि ब्रिटिश रूल से उन्होंने गेन की थी और फिर दोबारा किसी के अंदर रूल नहीं करना चाहते, तो वो अपना कहते थे कि हम अपना पॉलिटिक्स खुद देखना चाहते हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। तो ये अकेला इंडिया तो नहीं था नाम कंट्रीज में, कुछ और थे, क्योंकि अकेला इंडिया होता तो हम नाम कंट्रीज थोड़ी ना कहते, कंट्रीज। तो फाउंडिंग कंट्रीज नाम के 5 थे, आपको नाम याद रखने चाहिए। यूगोस्लेविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना। ठीक है, ये उस टाइम की कंट्रीज हैं, यूगोस्लेविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना, 5 फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ नाम। तो अब नाम से याद आया कि जैसा कि बोला कि ये इतने सालों से इनके ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे। ब्रिटिश रूल करने का मतलब वो इनका सारा खजाना लूट के ले गए, तो अब ये गरीब देश बच गए। अब गरीब देश होने का मतलब क्या, ये बराबर तो होंगे नहीं। तो इन्होंने 2 सुपर पावर्स से कहा कि हम आप तो इतने अमीर हो भाई, हम तो गरीब हैं, एकदम लोवेस्ट कंट्री। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये लास्ट टॉपिक है, अब समझ में आ जाएगा आपको ये।
ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। द चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज आर, कि तो मेजोरिटी जो ये जितने भी नाम कंट्रीज थे ना, ये सब गरीब देशों के अंदर आते थे, ये इतने अमीर नहीं थे, बहुत गरीब थे। इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, ये सब गरीब देश थे। ये सब भूखमंदी और ये सब वो कर रहे थे, क्योंकि जो इनका जो खजाना था वो तो अंग्रेज लेके चले गए थे। तो ये कहते थे कि ये बराबर कहाँ से होगा, आपके पास तो इतनी ताकत है, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, तो हम कोशिश कैसे करेंगे। तो जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पास किया गया यूएसए के बारे, यूएसए ने कहा कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पास किया गया, जिसके अंदर इन नाम कंट्रीज को जो इनको सम प्रिविलेजेस दी गई कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ऊपर खुद ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि पहले ब्रिटिश एम्पायर का रूल था, तब इनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वो हक नहीं था। अब इनको कह दिया कि आपका पूरा हक है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। इनको नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वो कर दिया, इनको कह दिया कि आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, आप हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिले, पैसा मिले आपके लिए। इन्होंने हमारे लिए टेक्नोलॉजी के दाम कम कर दिए और हमारे लिए ग्रेटर रोल इंटरनेशनल मार्केट में कर दिया। तो एक यहीं से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज हम थोड़ा अभी लास्ट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बस क्या क्या पढ़ा आज हमने, कि कोल्ड वॉर, ये कि इसमें हम आज इस बुक में आर्टिकल्स वगैरह कुछ नहीं है पॉलिटिक्स की, इसमें आपको बस थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़नी होगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप क्या समझते हो? मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो कि कोल्ड वॉर के बाद शुरू हुई। अगर हमें कोल्ड वॉर के बाद के इवेंट समझने हैं तो सबसे पहले हमें कोल्ड वॉर के बारे में समझना होगा, इसलिए हमने कोल्ड वॉर समझा है। कोल्ड वॉर से पहले हमने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ी, जो कब से कब तक चली, 1939 से 1945 तक। फिर हमने ये हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला वो पढ़ा कि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड को एंड करने के लिए अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान के जो दो सिटीज़ हैं, उन पे बम ब्लास्ट कर दिया था। तो कोल्ड वॉर है क्या? एक ऐसा कंपटीशन है यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो बहुत पावरफुल नेशंस बन के आए, एक था यूएसए और यूएसएसआर। तो दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो दिखाने के लिए वो कोल्ड वॉर हुई। कब से कब तक हुई? 1945 1991 के बीच में। और आप कह सकते हो कि एकदम वर्ल्ड वॉर सेकंड के एकदम ख़त्म होते ही हो गई। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? आप कह सकते हो इम्पोर्टेंटली कि ये है कि एकदम कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर थर्ड के अंदर कन्वर्ट होने वाली थी, पर हुई नहीं। और एमरजेंसी ऑफ पावर ब्लॉक, इन्होंने 2 गुट बना लिया, अलायंस बना लिया, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। आप नाटो कह सकते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक वार्सो पैक्ट। टाइमलाइन याद रखना, 1949 में नाटो बना, 1955 में वार्सो पैक्ट बना। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। नाम कंट्रीज, इंडिया अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिया कोल्ड वॉर के दौरान क्या था, तो आप कह सकते हैं वो सिंपली किसी भी अलायंस के साथ ना जुड़कर अपना अलग रहने की उसने सोचा था और नाम कंट्रीज को ज्वाइन किया था, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।